हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 और 3 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल वीडियो किसी कारणवश आ नहीं पाया था। कारण ये था कि आपकी पीडीएफ और जो टेस्ट लगने थे, इसी वजह से व्यस्तता के कारण कल वीडियो नहीं आ पाया था। और सूचना आपके लिए ये है कि आपके जो मंथली पीडीएफ है अप्रैल महीने का, उसको शेयर कर दिया गया है। यहाँ पर जाके आप अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी चेक करिएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी में कल ही शेयर किया गया है और मैसेज को पिन कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है वो प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का जो मासिक पीडीएफ है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाकर जो मई महीने का पैकेज है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो जाइए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। उसके बाद आप इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं, जिसमें पूरे महीने का इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, न्यूज़ दे रखी है, जो डेली क्लास होती है, क्लास को एज इट इज़ जो हमारी क्लास होती है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। 59 पेज की इंग्लिश में है और 58 पेज की हिंदी में है। ठीक है। और ये पीडीएफ जो है, इसमें आपको प्रीलिम्स के फैक्ट भी मिल जा रहे हैं, मेंस का डाटा भी मिल जाएगा, जो आपकी विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, एएनआई हो, ठीक है, पीआईबी हो, आकाशवाणी हो, सबसे ली गई महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया गया है। मासिक जो संकलन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और इसी के साथ एक सूचना ये भी है कि जो आपका 100 प्रश्नों का टेस्ट था वो टेस्ट भी लगा हुआ है अप्रैल महीने के पैकेज में। अप्रैल महीने का पैकेज जो आपने ज्वाइन किया था, सबसे लास्ट में जब स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। कुछ मत करिए, गूगल ओपन करिए, SSGCP सर्च करिए। उसके बाद आपको जाना है वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर ओपन करिए और जैसे ही आप वीडियो लेक्चर ओपन करेंगे आपको यहाँ पर फरवरी, फिर उसके बाद नवधारा बैच का वीडियो क्लासेस आपको दिख जाएंगी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। अप्रैल महीने का जो आपने टेस्ट आपको अवेल करना है तो टेस्ट देखना है, आप अप्रैल महीने के जो सबसे लास्ट में जाइएगा, यहाँ पर कंबाइंड टेस्ट के नाम से लगा हुआ है टेस्ट आपका। पूरे महीने का जो टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का वो टेस्ट लगा हुआ है। बाकी वीडियो क्लासेस यहाँ पर लगी हुई हैं, इसको आप अवेल करना चाहें आप अवेल कर सकते हैं जाके। ठीक है। सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद मई महीने का पैकेज आपको ज्वाइन करना, तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। मई महीने के पैकेज आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, वीडियो मिल रहा है, वीडियो के बाद पीडीएफ और टेस्ट इत्यादि आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक। बाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मूल्य दिख रहा है 25 रुपए। ये 25 रुपए पे मत करिएगा। आपने कोई किताब खरीदी हो तो वहां पर ऊपर क्यूआर कोड दे रखा होता है, उसको स्कैन करिएगा, अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर लीजिएगा, कॉइन ऐड कर लीजिएगा और कॉइन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर कॉइन का ऑप्शन आता है, क्लिक कर देना। ये 25 रुपए घट के 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक। ये 18 रुपए 75 पैसे आप पे करके आप एनरोल हो सकते हैं और उसके बाद में आप करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर की क्लासेस और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, वजिन्जम बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन केरल में पड़ता है ये। ठीक है। इसको आप शॉर्ट में या कहीं कहीं आपने इसको वजिंगम भी पढ़ा होगा और इसको कहा क्या जाता है, वजिनजम कहा जाता है। वजिनजम बहुउद्देशीय बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित वजिनजम अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। वजिनजम भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। ठीक है। पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह कौन सा है, यही वजिनजम पोर्ट है। कहां पर अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। आगे देखें, जो वजिनजाम अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह को सर्व सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पर इसको तैयार किया गया है। और देखा जाए इसे पीपीपी का डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन, हस्तांतरण मॉडल पर बनाया जा रहा है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, अडानी के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अडानी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और पीपीपी मॉडल पर इसका विकास किया गया है। कहां पर अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। मोदी जी के द्वारा 2 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। अगली खबर पर चर्चा करें तो अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर, जैसे स्टारलिंक है। स्टारलिंक क्या, स्टारलिंक जैसे जो नेटवर्क आपको इंटरनेट मुहैया कराने के लिए एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसी तरह स्टारलिंक है। स्टारलिंक के जरिए आपको डायरेक्ट टू फोन इंटरनेट मुहैया कराया जाता है। और अब स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर स्टार्ट किया है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, चर्चा कर लेते हैं।
अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वेब सेवाओं एवं ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने दुनिया भर में एक किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट कुइपर के तहत देखा जाए तो 27 उपग्रहों का पहला बैच जो है ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेजन के द्वारा, ठीक है, 27 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। और अमेजन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस है। ठीक है, जेफ बेजोस अमेजन के मालिक हैं। आगे देखें, जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन एलन मस्क के स्पेसएक्स स्टारलिंक अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड लिंक नेटवर्क की प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रही है। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने 2019 से अब तक पृथ्वी के निचली कक्षा में 8000 से अधिक स्टारलिंक उपग्रहों को अपने पुनर्प्रयोज्य फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग कर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ठीक है, दुनिया भर में स्टारलिंक सबसे बड़ा उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता है, जिसे लगभग 125 देशों में 50 लाख से अधिक इंटरनेट उपयोग करता है। यहां पर देखा जाए तो अभी स्टारलिंक जो है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड लिंक नेटवर्क प्रदान करने वाला कंपनी है, और अब जेफ बेजोस इसको टक्कर देने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखें। भारत ने एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 15 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चर्चा कर लेते हैं। युवा भारतीय मुक्केबाजी दल ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 43 पदक कुल हासिल किए हैं, जिनमें 15 स्वर्ण है, 6 रजत है और 22 पदक कांस्य है। ठीक है, और इसी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। यहां पर देख सकते हैं फिनिशेस सेकंड स्पॉट। चर्चा करें आगे। भारत कजाकिस्तान से सिर्फ एक स्थान पीछे रहा, जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। यानी कि पदक तालिका जो है, पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? पदक तालिका में पहले स्थान पर कजाकिस्तान रहा और दूसरे स्थान पर कौन? अपना प्यारा भारत रहा। आगे चर्चा कर ले। पहली एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नवगठित एशियाई मुक्केबाजी द्वारा 17 अप्रैल से लेकर 1 मई 2025 के बीच में किया गया था। ठीक है, कहां पर हुआ था? यह जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ही पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसको देख लिया। भारत ने किस स्पॉट पर फिनिश किया? देखा जाए तो सेकंड स्पॉट पर। फर्स्ट पर कौन था? कजाकिस्तान था। भारत ने कुल टोटल कितने पदक जीते? टोटल 43 पदक जीते, जिनमें 15 स्वर्ण था, 6 रजत था और 22 कांस्य पदक था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखें। जाति स्तरीय जनगणना को केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी गई है। जो जातीय जनगणना है उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। चर्चा कर ले। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो केंद्रीय कैबिनेट है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक के दौरान जो जनगणना है जो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई थी, और अब जनगणना की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, तो जातीय जनगणना जो है, जातीय जनगणना को वापस से करने का निर्णय लिया गया है। चर्चा करें आगे। 2021 में शुरू होने वाली जनगणना की देरी हो गई है और अब 2025 में इसके शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, यहां पर बात करें CCPA, जिसे सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है, 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में अपनी एक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार का यह फैसला विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा देश में जाति जनगणना की लगातार मांगों की पृष्ठभूमि में आया है। साथ ही साथ कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में जाति स्तरीय जनगणना करवाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 राज्य हैं, कौन कौन से? कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। इन 3 राज्यों में जो जातीय जनगणना होती है वो जातीय जनगणना संचालित की जा चुकी है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा जातीय जनगणना कराई गई है। ठीक है, 4 ऑप्शन, जातीय जनगणना नहीं कराई गई है, 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें आप टिक कर देना। कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना में कराई गई है, इसके इतर जो भी होगा वहां पे नहीं कराई गई है। चलिए आगे देखें। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 825 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा है। ठीक है, चर्चा कर ले किसके द्वारा यह बताया गया है, तो RBI ने नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो पिछले वर्ष 778 अरब डॉलर की तुलना में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 825 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसमें मार्च 2025 के सेवा व्यापार भी शामिल है।
सेवा निर्यात की बात कर ले तो सेवा निर्यात 13.5% से अधिक बढ़कर 387 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि देखा जाए तो जो भारत का निर्यात है, ठीक है, भारत क्या क्या चीजें, जो भी चीजें निर्यात करता है वो 2024-25 में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये डाटा याद रखिएगा, कितना हो गया है, 825 अरब डॉलर, ठीक है, 825 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। चलिए अगली खबर क्या है, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और डेनमार्क के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता ज्ञापन किया गया है। पॉइंट पर चर्चा कर ले, भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरीके से खत्म करना है। भारत के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया, मैंने आपको बताया था जब मैं एनवायरमेंट की क्लास ले रहा था, एनवायरमेंट की क्लास में मैंने आपको बताया था ग्लासगो के दौरान, ठीक है, जब COP26 का आयोजन किया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंचामृत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस पंचामृत लक्ष्य में एक लक्ष्य यह भी था कि 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, मतलब नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। नेट जीरो कार्बन का मतलब यह होता है कि कार्बन को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना, मतलब जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना हम अवशोषित भी कर लें, ठीक है। तो कार्बन का जो प्रोडक्शन है वो न्यूनतम स्तर पर आ जाएगा, शून्य पर आ जाएगा। तो वही बात यहां पर कही गई है। इसका उद्देश्य क्या है, कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरीके से खत्म करना, ठीक, यानी जितना हम उत्सर्जन किए उतना अवशोषित भी कर लिए तो बराबर हो गया। चलिए आगे देखें, समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा साधनों के क्षेत्र में अनुभवों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। यहां पर मेन उद्देश्य क्या है, जो समझौता हुआ है, इस समझौते के पीछे मुख्य उद्देश्य ही यही है कि दोनों देशों के बीच विशेष रूप से क्या किया जाएगा, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधान जो है इन क्षेत्र में दोनों देशों के जो अनुभव है और तकनीकी है आपस में एक दूसरे से साझा किए जाएंगे। चलिए आगे देखें, यह सहयोग नवीनीकृत ऊर्जा सहयोग सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और डेनमार्क की आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। इसी वजह से ये सहयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रीलिम्स के लिए तो पूछ सकता है कि स्वच्छ ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने डेनमार्क के साथ इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में भी जब आप, ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सवाल आपके जीएस पेपर 3 में पूछ ले तो वहां पर आप ऊर्जा क्षेत्र विकास से संबंधित सवाल, अवसंरचना, ऊर्जा क्षेत्र में अवसंरचना विकास से संबंधित सवाल पूछे, वहां पर आप इस समझौते को मेंशन कर सकते हैं कि भारत के द्वारा डेनमार्क के साथ नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जो स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर डेनमार्क और भारत दोनों आपसी सहयोग से तकनीकी नवाचार को आपस में साझा करेंगे। ऐसे ही पॉइंट आपको लिखना होता है परीक्षा में, जो मैंने बोला एज इट इज ऐसे ही आप अपने शब्दों में लिख दीजिए, आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है, गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप बनी है, ठीक है। भारत की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप कौन सी, कहां पर बनी है, किस एक्सप्रेसवे पर, गंगा एक्सप्रेसवे पर। चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन, गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है भारत का। प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। कितनी इसकी टोटल लंबाई अभी है, यहाँ पर बताया गया है 594 किलोमीटर। और ये 594 किलोमीटर जो बताया जा रहा है ये अभी एक्सटेंड भी होगा, ठीक है, इसको और एक्सटेंड किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से प्रयागराज तक है, लेकिन इसको और एक्सटेंड किया जाएगा, बिहार तक पहुंचाया जाएगा। ये जो 594 किलोमीटर है इसको आप ऑफिशियल मानिएगा। ऑफिशियल इसलिए मानिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये अपने ट्विटर हैंडल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्ट किया है, ठीक है। इसी वजह से 594 किलोमीटर को आप ऑफिशियल मानिएगा। और गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग स्ट्रिप बनी है, जिसकी स्ट्रिप की टोटल लंबाई कितनी है, 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। और इस हवाई पट्टी के दोनों किनारे देखा जाए तो 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो हवाई पट्टी है उसके दोनों किनारे 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चर्चा कर ले, इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप 3.5 किलोमीटर की तैयार की गई है। इस आधुनिक एयर स्ट्रिप के दोनों किनारों पर देखा जाए तो 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को अब युद्ध आपदा जैसी आकस्मिक स्थितियों के लिए
तैयार किया गया है, जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात कभी भी टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है, इस एयर स्ट्रिप को बनाया कहां पर गया है ये जरूर याद रखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर तो बनाया गया है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे तो बहुत लंबा है, 594 किलोमीटर का है। तो 594 किलोमीटर का है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के किस जिले के अंतर्गत बनाया गया है? शाहजहांपुर के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, और जब मैं आपको 75 जिलों में 75 मिनट में 75 जिलों के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको ये चीज जरूर बताऊंगा। ठीक है, शाहजहांपुर का जब करंट अफेयर बताऊंगा तो वहां पर ये चीज आपको जरूर बताऊंगा कि देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप कहां पर बनी? शाहजहांपुर में बनी। ठीक है, चलिए आगे देखें। सभी जनपदों में स्थापित होंगे $1 ट्रिलियन सेल। ठीक है, यहां पर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनानी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, अब इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार को पहले हर चीजों को देखना होगा, समीक्षा करनी होगी। अब उस समीक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार सेंटर में बैठ के तो नहीं कर सकती है कि केंद्र में लखनऊ में बैठी हुई है और 75 जिलों में समीक्षा करनी है। तो इसी वजह से क्या किया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन सेल एक स्थापित किया जाएगा, हर जिले में यह सेल स्थापित होगी। और इस सेल का मूल उद्देश्य ही यही होगा कि जो संचालित योजना परियोजना है या फिर जो भी चीजें संचालित हो रही हैं, किस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकते हैं, उन सब पे नजर रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर देखा जाए जो ये सेल है, ये किसकी निगरानी में, किसके देखरेख में कार्य करेगा? तो ये सेल जो जिले के जिलाधिकारी हैं, डीएम है, उनकी देखरेख में कार्य करेगा। पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से सभी जनपदों में ओटीडी यानी कि $1 ट्रिलियन सेल का गठन करने का महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ये सेल जो है ये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करेंगे, जिसमें जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सह संयोजक होंगे। मतलब यहां पर मुख्य भूमिका तो जिलाधिकारी की होगी, लेकिन यहां पर जो जिला अर्थ और सांख्य अधिकारी हैं ये भी सह संयोजक की भूमिका में होंगे। आगे चर्चा करें। $1 ट्रिलियन सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के अनुरूप जनपद स्तरीय प्रयासों को नियमित समीक्षा और जिला स्तरीय योगदान में तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जान गए, समझ गए, इसको याद रखिएगा। आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लिख सकते हैं वहां पर, जब परीक्षा में आपसे सीधे सीधे पूछे कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, या आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछ ले। अप्लाइड क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मान लीजिए यूपी पेपर 6 में आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके मतलब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के पीछे निहितार्थ क्या है और इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो वहां पर आप जो चुनौतियां लिखेंगे, चुनौतियों को लिखने के बाद जब चुनौतियां आप लिखते हैं ना, चुनौतियां लिखने के बाद जब निष्कर्ष लिखें तो निष्कर्ष में आप इसको लिख सकते हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 75 जनपद में $1 ट्रिलियन सेल की स्थापना की जाएगी। इस सेल का मूल उद्देश्य यही होगा कि ये हर विभागों की समीक्षा करे और विभागों की समीक्षा करने के बाद यह नीतिगत निर्णय ले कि किस प्रकार से विकास कार्य उत्तर प्रदेश में संचालित किए जाए, जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बस निष्कर्ष खत्म, आंसर खत्म। आपका आंसर एग्जामिनर पढ़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ आप करंट से अपडेट है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे देखें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्त पर आधारित पुस्तक का विमोचन। यहां पर जो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उनके जीवन वृत्तांत है, नाम क्या है, किसके द्वारा विमोचन किया गया, इन सब पर पॉइंट पर चर्चा करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको आप AKTU कहते हैं, लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, इसका परिसर लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जीवन वृत्तांत पर आधारित पुस्तक देखा जाए। चुनौतियां मुझे पसंद है, परीक्षा से पूछ सकता है चुनौतियां मुझे पसंद है, निम्नलिखित में से किसका जीवन वृत्तांत है? 4 ऑप्शन दे देगा, आप टिक कर दीजिएगा। आनंदीबेन पटेल का जीवन वृत्तांत है। ठीक है, इसका विमोचन 1 मई को किया गया। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसी वजह से ये पुस्तक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली खबर क्या है? भारत द्वारा
क्लोर पायरीफोस वैश्विक प्रतिबंध का विरोध। यहां पर देखा जाए तो क्लोर पायरीफोस पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया, जिसका भारत के द्वारा विरोध किया गया है। चर्चा कर लेते हैं क्या खबर है। भारत ने 28 अप्रैल से 9 मई 2025 तक जेनेवा में आयोजित बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बैठक के दौरान क्लोरपाइरीफॉस को स्टॉकहोम कन्वेंशन के परिशिष्ट ए एनेक्स ए के तहत सूचीबद्ध किए जाने का विरोध किया है। विरोध क्यों किया है? विरोध इसलिए किया है कि इस सूची में शामिल होने का अर्थ यह है कि यह रसायन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा, ठीक है। और भारत में देखा जाए तो जो फर्टिलाइजर है, कीटनाशक है, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर जिसको आप प्रतिबंधित कर देंगे तो सस्ते कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इसी वजह से भारत इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। हालांकि क्लोरपाइरीफॉस जो है ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण मजबूत है इसके। भारत ने खाद्य सुरक्षा और वैकल्पिक कीटनाशकों की कमी का हवाला देते हुए इस प्रतिबंध का विरोध किया है और व्यापक छूट की मांग की है। मतलब भारत कह रहा है कि हम इस पे जो प्रतिबंध आप लगाने जा रहे हैं, प्रतिबंध मत लगाइए, बल्कि इस पे और छूट दीजिए, ठीक है। हालांकि इसके जो जो पर्यावरणीय प्रभाव तथा मानवीय प्रभाव है कि मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक प्रभावों का प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण है, लेकिन फिर भी भारत इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली, ठीक है, कहां पर विकसित की गई है, चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जो वन संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताया कि भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, विश्व का पहला, ऐसे पॉइंट जहां भी आए वो पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर है भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली, ठीक है। कहां पर विकसित की गई है, मतलब कहां पर इंस्टॉल किया गया इसे? मध्य प्रदेश में इसको इंस्टॉल किया गया, लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च की है, जो वन संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल है। उपग्रह इमेजरी, मोबाइल फीडबैक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके यह प्रणाली वन निगरानी को मजबूत करने और भूमि अतिक्रमण तथा वन क्षरण के त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी। यह पहल 5 वन प्रभागों में पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई है। यह भारत के प्रभावी वन प्रबंधन में एक मॉडल बनने की संभावना है। मतलब देखा जाए तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 वन प्रभागों में इसको शुरू किया गया है, लेकिन ये सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो पूरे भारत में इसको लागू किया जा सकता है और एक मॉडल के तौर पर इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है, वन संरक्षण के लिए। चलिए आगे देखें, अगली खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुजुर्गों के लिए लॉन्च किया कल्याण पोर्टल, ठीक है, कल्याण पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल जो बना है, ये पोर्टल किसके तहत, ये पोर्टल किसने बनाया है? तो देखा जाए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर 2 मई को बुजुर्गों के लिए एक कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो वन स्टॉप साधन के तौर पर काम करेगा, ठीक है। तो ये किसके तहत निर्मित किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत निर्माण किया गया है इसका। वरिष्ठ नागरिकों को अब सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी पहलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और विभिन्न संगठनों की तरफ से बुजुर्गों को ध्यान में रखकर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी, ठीक है। यानी बुजुर्गों को लेकर कोई भी प्रोग्राम कहीं भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसके लिए इस पोर्टल को, जो कल्याण पोर्टल है, उसको लॉन्च किया गया है। यहां पर वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह है, बुजुर्गों से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी डाटा है, जो भी फैक्ट्स है, जो भी लाभदायक सुविधाएं सरकार दे रही है, वो सब एक ही जगह पर अब आपको मिलेगा। पोर्टल का नाम क्या है? कल्याण पोर्टल, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके अंतर्गत, किसका पहल है ये जो कल्याण पोर्टल है? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। चलिए आगे देखें, आईआईटी और आईआईएम के तर्ज पर बनेगा आईआईसीटी, ठीक है, आईआईसीटी। इसके बारे में चर्चा कर लें। आज की खबर दैनिक जागरण में छपी थी, सॉरी अमर उजाला की खबर है ये। देश में आईआईटी और आईआईएम के तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना जिस प्रकार से भारत में आईआईटी और आईआईएम है, सेम वैसे ही बनेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर यह संस्थान मुंबई में स्थापित होगा। कहां पर होगा? ये जरूर याद रखिएगा कि जो आईआईसीटी है ये कहां पर बनाई जाएगी? ये मुंबई में बनाया जाएगा। जो वेब समिट हो रहा है, ठीक है, वेब सम्मेलन हो रहा है, विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन
में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि IICT के लिए जमीन जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, जबकि केंद्र सरकार 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके IICT का निर्माण करेगी। यहां पर यह पॉइंट याद रखिए कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संस्थान की स्थापना फिक्की और CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भारतीय उद्योग परिसंघ और फिक्की के सहयोग से कर रहा है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ ले कि IICT का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, फिक्की और CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भारतीय उद्योग परिसंघ और फिक्की के द्वारा मिलकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस संस्थान की स्थापना कर रहा है। IICT के निर्माण में माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां भी सहयोग करेंगी। पाठ्यक्रम तैयार करने में भी इनकी बड़ी भूमिका होगी। संस्थान में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आदि क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। बेसिकली ये जो संस्था बनके तैयार होगी, इस संस्था में क्या किया जाएगा, इस संस्था में गेमिंग पर काम किया जाएगा, विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया जाएगा, कॉमिक्स पर काम किया जाएगा और साथ ही साथ देखा जाए एनिमेशन पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है वेब्स सम्मेलन। मैं आपको पहले बताया था कि जिस प्रकार भारत ने G20 को खूब प्रमोट किया था, उसी प्रकार से भारत के द्वारा देखा जाए तो वेब्स को खूब प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, जनवरी से खबर आई थी, पहले इस वेब्स का आयोजन होना था फरवरी में, लेकिन फरवरी में इसका आयोजन नहीं हुआ, मई में इसका आयोजन किया गया है। 1 मई को इसका शुभारंभ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया। 4 मई तक ये चलता रहेगा, सोमवार तक। चलिए आगे देखें, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का 116 साल की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में ब्राजील की नन, नाम क्या है इनका, टोमिको इनाह केनबारो लुकास। ठीक है, आप याद रखिएगा कि ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग नन थी। ठीक, दुनिया की सबसे बुजुर्ग नन लुकास, याद रखना, लुकास लास्ट का नाम याद रखना, लुकास। कितने वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है, 116 साल की उम्र में निधन हो गया है, जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। ठीक है, आगे चर्चा कर ले। इनके दुनिया से विदा लेने के बाद यह खिताब अब किसके नाम पर हो गया है, तो अब यूनाइटेड किंगडम की एक महिला है उनके नाम पर हो गया है। वह यूके की सबसे उम्रदराज महिला होने के साथ साथ अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग, ठीक है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी बन गई हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एथेल कैटरहम। एथेल कैटरहम, ये है एथेल कैटरहम। ये एथेल कैटरहम जो है, अब देखा जाए ये 115 साल 252 दिन की है। 115 साल 252 दिन की वर्तमान में ये है और दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला है। इसके पहले कौन थी दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला, उनका नाम क्या था, टोमिको इनाह केनबारो लुकास। 116 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और ये सबसे बुजुर्ग नन भी थी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज, दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज। देखिए ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले लिख देता हूं, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, RO, BPSC, UPPCS, प्रीलिम्स। ये पॉइंट भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे पहला, विश्व में पहला, ऐसे पॉइंट जब भी आते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बस में यात्रा करते थे, ठीक है, छोटे थे, बस में आप यात्रा करते थे मम्मी पापा के साथ या ट्रेन में यात्रा करते थे, तो एक पतली सी किताब मिलती थी ट्रेन में, 10 रुपए की किताब बेची जाती थी, सामान्य अध्ययन वाली बेची जाती थी ना, 10 रुपए बेचते थे कि भारत में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा, सबसे विशालकाय पक्षी कौन सा, सबसे बड़ा अंडा किसका। तो ऐसे क्वेश्चन आप छोटे छोटे थे तब से सीखते आ रहे हैं। ठीक, वैसे ही जब आप बड़े हो गए तो अब आपके लिए ये सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको याद करना है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया स्थित होवार्ट में इनकेट शिपयार्ड में दुनिया का सबसे बड़े बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज, नाम क्या है इसका, हल 096। क्या नाम है इसका, हल 096। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप, 130 मीटर लंबा विशालकाय जहाज है जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। यहां पर देखा जाए ये 130 मीटर लंबा जहाज है, दिख छोटा सा रहा होगा फोटो में, लेकिन ये 130 मीटर लंबा जहाज है और 2100 यात्रियों को अपने साथ एक साथ ले जा सकता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज है। ठीक है, बैटरी से चलती है यह जहाज। चलिए आगे देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई का जो दिन है किस रूप में मनाया जाता है, 3 मई को
तो 3 मई का दिन मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में। चर्चा कर ले। यह दिन प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम को डेडिकेट करके हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इस वर्ष का विषय क्या है? 2025 के लिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? थीम है नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया में कृत्रिम मेधा का प्रभाव। कृत्रिम मेधा का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप एआई कहते हैं। अब ये एआई, कृत्रिम मेधा लिखा हुआ है, इस शब्द को पकड़ लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप प्रयोग करते हैं अपने दोस्तों के सामने, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना बोल के कृत्रिम मेधा बोलिएगा। ठीक है, तो यहां पर थीम क्या है इस बार का? नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर एआई का प्रभाव। ठीक है, चलो आगे देखें। अब भैया दिवस तो हमने मना लिया, अब दिवस के साथ साथ में क्या होता है, उस जब दिवस मनाया जाता है हर साल, उसकी पूर्व संध्या पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया जाता है। इस बार भी इंडेक्स जारी किया गया। चर्चा कर लेते हैं इंडेक्स से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 से देखा जाए तो फ्रांस स्थित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी कंपनी, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ है, फ्रांस की एक एनजीओ है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या नाम है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा हर साल देखा जाए सन 2002 से हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसका संकलन किया जाता है, एक वार्षिक रैंकिंग है। इस सूचकांक में इस बार देखा जाए तो नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया उसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है नॉर्वे। ठीक, नॉर्वे पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? एस्टोनिया है। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। ठीक है, जबकि इरिट्रिया जो है, इरिट्रिया जो है ये किस स्थान पर है? ये 180वें स्थान पर है। 180वें स्थान पर कौन? इरिट्रिया 180वें स्थान पर है। भारत के बारे में रिपोर्ट में चर्चा कर ले तो सूचकांक में 32.96 वैश्विक स्कोर के साथ भारत जो है वो 151वें नंबर पर है। भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा। भारत का कौन सा रैंक है? भारत का रैंक है 151। ठीक है, 151वां रैंक है। कुल कितने देशों की रैंकिंग जारी की गई? कुल कितने देश थे? 180 देश थे। 180 देश थे। 180 देशों की रैंकिंग यहां पर जारी की गई। और जब भी आप कोई रिपोर्ट पढ़े तो उस रिपोर्ट में आपको क्या चीजें पढ़नी होती है? जितना मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ रिपोर्ट पढ़ना, सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ना, उतने से ही आपके परीक्षा में काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कोई रिपोर्ट आ रही है तो किसके द्वारा जारी की जा रही है। अक्सर सवाल यही पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। यूपीएससी ने खूब सवाल पूछा है ऐसे। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? पहला स्थान किसका है? भारत का कौन सा स्थान है? अंतिम स्थान पर कौन है? और जो लिस्ट निकाली गई उस लिस्टिंग में कितने कंट्रीज शामिल थे, कितने देशों में लिस्टिंग निकाली गई, मतलब रैंकिंग जारी की गई है। ठीक, इतने पॉइंट याद कर लेना। 90% सवाल आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। और 100% करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िए। क्रमशः जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर है उनको याद कर लीजिए। भारत की रैंक क्या है, भारत का स्कोर क्या है, इसको याद कर लीजिए। अंतिम स्थान पर कौन है और टोटल कितने देश जो है उनकी रैंकिंग जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई, बस। इसके सिवाय आपको पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ना होता। रिपोर्ट 180 पेज के, 200 पेज के, 500 पेज के होते हैं। 500 पेज के रिपोर्ट में क्रक्स सिर्फ 5 लाइन की होती है। वही 5 लाइन आपको याद करना होता है, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी होती है। चलिए आगे देखें। अंतिम खबर क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड आज की 2 और 3 मई से? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार, यहां पर चर्चा कर लें। भुवनेश्वर में 2 मई को वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है? सुभाषिस बोस को दिया गया। किसको? सुभाषिस बोस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है? सौम्या गुगुलोथ को। किसको? सौम्या गुगुलोथ जो है इनको प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का अवार्ड किसको दिया गया? खालिद जमील को प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का अवार्ड किसको दिया गया? सुजाता कर को। ठीक है, सुजाता कर को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का अवार्ड दिया गया। तो ये चारों नाम आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद रखिएगा कि जो भारतीय फुटबॉल महासंघ है उसके द्वारा जो अवार्ड, आप बीसीसीआई के अवार्ड याद रखते हैं, आईसीसी के द्वारा जो दिया जाता है वो याद रखते हैं, हॉकी अवार्ड याद रखते हैं, फुटबॉल अवार्ड भी याद रखिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सौम्या गुगुलोत, सर्वश्रेष्ठ कोच कौन पुरुषों में खालिद जमील, महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ कोच कौन सुजाता कर। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 2 और 3 मई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे होते हैं यहीं पर समाप्त। कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्त पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पर की जाएगी? दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, या चेन्नई में? ये सारे पॉइंट, सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुउपयोगी हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज ह्यूल, ठीक है, यहां पर इसको आप जब हल यहां लिखा है इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो HULL, ठीक है, तो हल 096 किस देश में लॉन्च किया गया है? अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में? अंतिम प्रश्न है, 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? डिजिटल मीडिया और लोकतंत्र, नवीन मीडिया का उदय, नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया में कृत्रिम मेधा का प्रभाव? चौथा ऑप्शन है मुक्त पत्रकारिता की चुनौतियां। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये 5 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताया करिए जरूर से, वीडियो में आप बता सकते हैं। बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हमको पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। कंटेंट तो वैसे पसंद आ रहा है तभी आप लोग रेगुलर लगातार देखा जाए तो ग्रुप में आप जुड़ रहे हैं और जो वेबसाइट है वहां पर आप अवेल कर रहे हैं तो हमको पता चलता रहता है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो कैसा लगा, सवालों का जवाब जरूर दिया करिए। मैं प्रतिदिन सवालों को देखता हूं और मुझे सबके नाम याद हो गए जो सवालों का उत्तर देते रहते हैं। ठीक है, सबके नाम याद हो गए, मैं डेली वही सेम फेस देखता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर प्रश्नों का दिया करें जो प्रश्न आपसे पूछे जाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और मई महीने का जिन लोगों ने पैकेज नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर ले ताकि आपको टेस्ट वगैरह देने में आसानी हो। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए, एग्जाम के पहले के जो 3 से 4 महीने होते हैं वो 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो आपके वहीं से आते हैं। आपकी जुलाई में परीक्षा है, आप जनवरी से लेके और जून तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। ठीक है, जुलाई में आपकी परीक्षा है, 30 जून तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। अब उसमें देखा जाए तो फरवरी का पूरा मैटर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जनवरी के वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए गए, पीडीएफ के फॉर्मेट में हम लोग आए थे फरवरी में, फरवरी आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया, मार्च पूरा प्रोवाइड कर दिया, अप्रैल पूरा प्रोवाइड कर दिया और मई पे हम लोग चल रहे हैं। मई जून ये 2 महीने करंट अफेयर आपके लिए समझिए रामबाण है और उसके बाद यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सारी चीजें। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए आप कहीं भी थोड़ा सा भी ढिलाई मत करिए अपने पढ़ाई में। अगर आप पढ़ाई में ढिलाई नहीं कर रहे हैं आप टेस्ट जरूर लगाइए और टेस्ट अवेल करिए, टेस्ट देखिए कि टेस्ट किस प्रकार से है। ठीक है, करंट अफेयर के टेस्ट आप रेगुलर दे सकते हैं, डेली टेस्ट दे सकते हैं। टेस्टों की प्रकृति मैं आपको कल अपने वीडियो में, सोमवार को जो वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में मैं जो टेस्ट लगते हैं उन टेस्ट की प्रकृति भी आपको दिखाऊंगा यहीं पर स्लाइड के माध्यम से, किस प्रकार के प्रश्न हम लोग टेस्ट में बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं सिंपल से क्वेश्चन टेस्ट के नहीं लगते हैं, अच्छे प्रश्न लगते हैं, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होता है, सब कुछ बेहतरीन होता है। आपको मैं सोमवार को दिखाऊंगा। बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।